हेलो गाइस। तो इस ड्रामे के हीरो का नाम है ली योंग जुन और वो योमयोन ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। जब से उसने अपनी कंपनी को संभाला है तब से उनका प्रॉफिट डबल हो चुका है और इसी वजह से वो देश का मोस्ट टैलेंट सीईओ का टाइटल भी जीत चुका है। और जहाँ तक उसकी अपीयरेंस की बात करें तो वो बहुत गुड लुकिंग है। एक अच्छी हाइट और ब्यूटीफुल फेस होने की वजह से उसके अंदर नखरा भी कमाल का है। बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम है कि वो उससे मिल सके, उसके करीब आ सके, लेकिन वो किसी को ज्यादा भाव नहीं देता। और आज जब वो पार्टी में जाता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था और वो ये था कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। और इसका जवाब हमें बाद में मिलने वाला है। अब हमें ड्रामे की फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं जिसका नाम है किम मिसो और वो मिस्टर ली यंग के साथ 9 साल से काम कर रही उनकी सेक्रेटरी की सीट पर। अगर ये कहा जाए कि वो एक परफेक्ट मैन की परफेक्ट सेक्रेटरी है तो ये गलत नहीं होगा। मिस्टर ली जोंग की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी होती है। आज जब वो उसे एक मीटिंग के लिए रेडी करती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने आज तक मेरे से ज्यादा परफेक्ट इंसान देखा है। और ऑफ कोर्स सेक्रेटरी किम को अच्छे से पता था कि इसे अपनी तारीफ करना कितना पसंद है। वो हर दफा जवाब में या तो उसकी तारीफ कर देती थी या फिर स्माइल करती होती थी। आज ली जोंग बहुत गुस्से में जाता है और मिस्टर जो को वो काम से निकालने की धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का इमेज खराब हो गया है। पता है इमेज बनाना कितना मुश्किल काम होता है। इसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, जबकि मिस्टर जो का रोना धोना स्टार्ट था कि शायद मैं अब इस जॉब पर नहीं रह सकूंगा। लेकिन सेक्रेटरी किम सारा कुछ वहां से कवर अप करती है और उसे कहती है आज का दिन ऑफ ले लो, घर पर रेस्ट करो, कल आ जाना। लेकिन उसके निकलते ही उसका डेस्क और उसकी सारी चीजें रिमूव करने का ऑर्डर दे देती है और यहाँ पर वो यही जवाब देती है कि आज तक क्या मिस्टर ली यंग ने किसी को सेकंड चांस दिया है, तो यहाँ पर भी नहीं देने वाले। और तो और मिस्टर ली योंग इस सीट पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए, उनकी कैलकुलेशन और उनका बिजनेस एक्यूमेंट कमाल का है। और आज एक प्रेजेंटेशन में एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और वो कैलकुलेशन में वो मिस्टेक 2 मिनट में पकड़ लेते हैं और कहते हैं और उसके जाते ही दिखाते हैं कि हर कोई उससे डरता भी बहुत है और उससे इम्प्रेस्ड भी बहुत है। आज वो सेक्रेटरी किम से कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो चुकी है। याद है 9 साल पहले तुम मेरे साथ यूएस की ट्रिप पर जब गई थी तो तुमने कितनी मिजरेबल इंग्लिश बोली थी। अब यहाँ पर सेक्रेटरी किम सारा क्रेडिट अपने बॉस को देते हुए कहते कि ये सब आपके गुस्से और मुझे एम्बैरस करने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। और वो दोबारा से उसे एम्बैरस करना कंटिन्यू रखता है, ये बताते हुए कि उसने एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत की है। अब उसके बाद शाम को ली यंग एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर वो अपनी पार्टनर साथ में सेक्रेटरी किम को ही लेकर गया था। ये स्पेनिश एम्बेसडर की पार्टी थी और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ली यंग न सिर्फ इंग्लिश बल्कि स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच भी बहुत अच्छे से जानता था। बहुत सी गर्ल्स उससे इम्प्रेस थी और तो और कुछ को ऐसे लगने लगता है कि स्माइल करता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन वो उन तीनों गर्ल्स को हटाता हुआ उनके बीच से गुजरकर जाकर सामने मिरर को देखने लगता है और यही सोच रहा था कि क्या कोई मेरे जैसा हैंडसम हो सकता है इस दुनिया में दूसरा। और बस वहां से वापसी पर जाते हुए यहाँ पर सेक्रेटरी की मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और वो आगे से उसे तुरंत ही रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो ये इससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होगी। बोलने लगता है कि देखो मुझसे अब लव कन्फेस मत कर देना, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, इसे खराब मत करो। और किम सो उसकी बात पर सिर्फ स्माइल कर देती है और फिर कहती है नहीं नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एक्चुअली आप अपने लिए नई सेक्रेटरी तलाश कर ले, मैं ये जॉब क्विट करने वाली हूँ। और वजह वो यही बताती है, पर्सनल रीजंस। अब यहाँ पर तो वो इट्स ऑल राइट कह देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस बात से ली यंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात के 2 बज चुके हैं, उसे नींद क्यों नहीं आ रही। शायद जाने अनजाने में इस 9 साल के अंदर अंदर उसे सेक्रेटरी किम की एक आदत सी पड़ चुकी थी और उसके बगैर वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में भी ये खबर फैल जाती है कि मिस किम ये जॉब छोड़ने वाली है। सब उससे पूछते हैं तो वो भी उनको पर्सनल मैटर कह देती है और उसके बाद ऑफिस की बाकी गर्ल्स यही सोचने लगती हैं कि नेक्स्ट सेक्रेटरी कौन बनेगी। यहाँ पर मिस बॉन्ग को बहुत ज्यादा आशा थी कि मिस किम के जाने के बाद वही ये सीट संभालेगी, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे मिस्टर ली योंग इतने हैंडसम है, इस ऑफिस में दूसरी ब्यूटी सिर्फ मैं ही हूँ। अब नेक्स्ट डे ली यंग उससे इस बारे में बात करने की कोशिश तो करता है कि तुमने अच्छे से सोच तो लिया है, लेकिन क्या करता उससे रोक भी नहीं पाता। उसकी ईगो बीच में आ जाती है और कहता है ठीक है एडवर्टीजमेंट दे दो नई सेक्रेटरी के लिए।
लेकिन जब भी इतना डिस्टर्ब होता था हमेशा अपने फ्रेंड पार्क के पास पहुंच जाता था। आज भी वो पार्क के पास जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, इतनी अच्छी जॉब अचानक से 9 साल बाद क्यों छोड़ रही है। लेकिन पार्क का कहना था कि वो लड़की कोई आम सी लड़की थोड़ी है जिसने 9 साल तुम्हारे साथ इतना मुश्किल समय बिताया है, उसके लिए तो कोई स्पेशल टाइटल होना चाहिए। वो लड़की नहीं, वो एंजल है। लेकिन वो उसे मशवरा क्या देता, वो तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि वैसे भी ये 9 ईयर वाला शब्द ये बहुत ज्यादा मनहूस होता है। एक्चुअली उसकी भी डिवोर्स हो गई थी अपनी वाइफ से, और पता है 9th एनिवर्सरी पर उसकी वाइफ ने उसे क्या बोला था कि पता नहीं क्यों तुम सांस भी लेते हो, तुम्हारी वजह से ऑक्सीजन जाया हो रही है, मर ही जाओ। अब वो तो अपनी दुख भरी कहानी शुरू कर देता है, लेकिन इन दी एंड उसे ये जरूर कहता है कि देखो उसके साथ एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, शायद वो मान ही जाए। जबकि उधर हमें मिस किम को दिखाते हैं, आज वो अपने लोन की लास्ट पेमेंट करने के लिए जा रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता है कि ये लोन अपने सर से उतारना उसका सबसे बड़ा टास्क था जो फाइनली पूरा हो गया है। लेकिन उसने जैसे अपनी पर्सनैलिटी भुला ही दी थी। यहाँ पर वो अपने नाम की मीसू की जगह सेक्रेटरी ली लिख देती है और थोड़ी देर बाद बॉस उसे दोबारा से बुला लेते हैं और वो काम पर पहुंच जाती है। पर वो उसे अपने साथ लिए आज घर की तरफ जाता है क्योंकि उसने लंच अपनी फैमिली के साथ करना था। यहाँ पर वो बीच रास्ते में रुककर उससे बात करने लगता है और उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। उसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि ये इनकार करने वाली उसे बोलने ही नहीं देता। कहता है साथ में एक असिस्टेंट भी दे दूंगा अगर काम का बर्डन बढ़ जाए। वो फिर से इनकार करती, अकोमोडेशन, सैलरी, पैकेज, पता नहीं कितने इंसेंटिव्स गिनवा देता है ताकि ये इनकार ना कर सके। और फिर जाते जाते उससे कहता है एक दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, वैसे भी मेरे से ज्यादा परफेक्ट इंसान के साथ जॉब करने का मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। अब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंच करता है। उसके मॉम डैड को भी बहुत अच्छे से अंदाजा था, लगता था कि जैसे मिस किम उनकी फैमिली का एक हिस्सा ही बन चुकी है। वो जिस तरह से उनके बेटे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी, उनको लगता था कि यही उनके बेटे के लिए परफेक्ट है। अब डैड ली यंग को साइड पर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरी आखिरी विश यही है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहता हूँ। लेकिन ली यंग कहने लगता है कि डैड बहाने ना बनाए, आपकी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट में चेक करता रहता हूँ, आप परफेक्टली फिट हैं। और उधर मम्मी अकेले में बैठ जाती है मिस किम के साथ और यहाँ पर वो किम मीसू से यही कहने लगती है कि तुम इतने साल से मेरे बेटे के साथ हो, उसका आज तक कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं हुआ। एक दो दफा पार्टीज में वो गर्ल्स को लेकर जाता है, लेकिन सिर्फ इमेज के लिए। और फिर यहाँ पर वो डरते डरते उससे एक क्वेश्चन पूछती है और वो ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी और चाय का कप बस उनके हाथ से गिरने ही वाला था। वो कहती है कि क्या मेरा बेटा कहीं गे तो नहीं। ये बात मिस किम ने गैस कर ली थी। वो कहती है ऐसा आप सोचे भी ना आंटी, मैं उसे 9 साल से जानती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और ये सुनकर उसकी मम्मी को तसल्ली हो जाती है, लेकिन मम्मी की नजरों को देखकर लग रहा था कि वो किम मीसू को बहुत लाइक करती हैं। अब हमें शाम को दिखाते हैं। आज किम बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लगता है कि उसके कंधों से एक भारी बर्डन उतर चुका था और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर्स के साथ डिनर कर रही थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक खड़ूस बॉस के साथ इतने साल उसने ये जॉब इसीलिए काटी है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके डैड ने उन पर बहुत भारी लोन चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो तीनों बहनें स्ट्रगल करके वो लोन चुकाना चाहती थी। और तो और ये लोन चुकाते हुए यहाँ पर किम की गाड़ी भी बिक गई थी, जो कि उसे मिस्टर ली योंग ने लेकर ली थी जब वो 10 मिनट लेट आई थी। उधर ली योंग परेशान बैठा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये पर्सनल मैटर क्या है जिसकी वजह से वो रिजाइन करने को रेडी बैठी है। और बस वहीं के वहीं उसे रियलाइज हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि आज पार्टी में एक लड़की मेरे करीब आ गई थी और वो उससे यही कह रही थी कि आज मेरी बर्थडे है तो कम से कम मुझे एक बुके ही गिफ्ट कर दो। और यहाँ पर सेक्रेटरी किम हमेशा से कमाल की थी, वो समझ जाती थी कि किस मौका पर क्या करना है। वो तुरंत ही जाती है भागती हुई और एक बुके लेकर आ जाती है। लेकिन एक्चुअली उसे पोलन से एलर्जी थी और इसी वजह से उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वाटरी आईज हो गई थी। अब बस उसका वही फेस ली योंग की नजरों के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उस लड़की को बुके दिया था, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं नोटिस करी कि उसे जेलसी हो गई थी। एक्चुअली वो इतने साल मेरे साथ थी, ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे लिए फॉल ना कर चुकी हो। मैं पहले क्यों नहीं समझा कि मेरे जैसा परफेक्ट इंसान कौन इसे रेजिस्ट कर सकता है। उधर किम जब डिनर कर रही थी तो उसी टाइम पर उसे ली योंग कॉल कर देता है और कहता है तुम्हें पता है ना मैं कहाँ हूँ, मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। और हमेशा से किम ने चाहे वो जिस टाइम पर भी उसे कॉल करता,
उसका ऑर्डर मानना उसकी जिम्मेदारी थी। आज जब वो जाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे स्पाइडर दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। लगता है कि उसे स्पाइडर से फोबिया था। अब वो उसकी गाड़ी के करीब जाती है तो देखती है वो खुद से ही बातें कर रहा था। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वो उसे फ्लावर्स का बुके पकड़ा देता है, जो कि पकड़ते ही उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो गई थी और साथ ही साथ आंखों में आंसू भी आ गए थे दोबारा से। ली योंग ने और तो कुछ नोटिस नहीं किया था, ये जरूर सोच लिया था कि ये टची हो गई है, इसीलिए तो इसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए हैं। अब वो तुरंत ही उठाती है वो बुके और जाकर पीछे ट्रंक में फेंक आती है। और वो सारा रास्ता उसे यही सुनाता आ रहा था कि मेरे और जीरान के बीच कुछ भी नहीं है, बस यही समझो कि जैसे सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप तक की बात है। और हाँ, इतना भी बता दो कि मैं किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये सारा कुछ वो इसे इसलिए सुना रहा था ताकि अगर उसके अंदर कोई जेलसी है तो वो खत्म कर दे और रिजाइन देने का ख्याल दिल से निकाल दे। लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि किम मिसो इस बारे में जरा भी नहीं सोचती थी कि वो किसी को डेट कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर वो जवाब में उसे सिर्फ इतना ही कह देती है कि सर मैं रिजाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी खुद की लाइफ अब जीना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर तो पिछले दिनों से रात 2 बजे तक नींद नहीं आई थी। आज नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे का अलार्म बज जाता है और वो सारी रात यही सोचते गुजार देता है कि अभी तक की 9 साल अपनी लाइफ नहीं जी रही थी क्या। और इतनी टेंशन पड़ गई थी कि बेचारे के फेस पर एक पिंपल भी निकल आया था और ये देखकर वो पिंपल पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लॉलेस चेहरे पर अपीयर होने की। अब वो ऑफिस जाकर यही कैलकुलेशन करने लगता है कि उसने अब तक उसके साथ कितने घंटे बिताए हैं। ओवर टाइम मिला के उसने उसके साथ इतना टाइम बिताया था जितना एक मैरिड कपल भी साथ नहीं रहता। लेकिन वो आगे से यही सोचने लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है जब सेक्रेटरी किम को, तो वो आज बहुत फ्रेश दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं और यह है कि इसके फेस पे से स्माइल नहीं हट रही। अब फाइनली वो दोनों मिलकर नेक्स्ट सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। यहाँ पर वो एक सेक्रेटरी को इस बात पर चूज कर लेता है क्योंकि उसका सरनेम भी किम था और उसे यही ख्याल आने लगता है कि शायद इसका नाम भी सेक्रेटरी किम होने की वजह से मुझे मिस किम मिसो की कमी फील ना हो। अब फाइनली उसने सेक्रेटरी तो हायर कर ली थी, अब उसकी ट्रेनिंग करना किम का काम था। वो उससे फिर से पूछता है तो वो कह देती है कि एक्चुअली सर देखिए मेरी एज काफी हो गई है, आई थिंक मुझे अब सोचना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, मुझे डेटिंग करनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनमें से कुछ तो अब मैरिड थी और बच्चों की मामा भी, और तो उसके हैंडबैग से अपनी चीजें कम और मिस्टर ली योंग की चीजें ज्यादा निकलती थी। लेकिन अब वो खुश थी कि फाइनली वो नई सेक्रेटरी की ट्रेनिंग करके यहाँ से फारिग हो जाएगी। नई सेक्रेटरी के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट नोट रखती है और वो ये था कि अपनी लाइफ खुद की जीना मत भूलना। लेकिन इतनी रात को उसे पता चलता है कि उसके घर पर कोई आया है और वो कोई और नहीं बल्कि ली योंग ही था। ली योंग उसे नीचे लेकर आता है और पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। और वो आगे से कहने लगती है कि सर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और छुट्टी मुझे कब हो मुझे पता ही नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हालत में डेट कर सकती हूँ। तो वो आगे से उसे कहने लगता है क्या शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ दो। वो कहने लगती है आप क्या चाहते हैं यही जॉब करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊं और जब मुझे बूढ़ी होकर किसी की जरूरत हो तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब आगे से ली योंग उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है और कहने लगता है कि देखो अगर तुम ये जॉब ना छोड़ो मेरी सेक्रेटरी ही रहो तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं ली योंग जुन तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इस बात पर किम जरा भी शॉक नहीं हुई थी, बल्कि पास आकर उससे पूछने लगती है सर आपने पी हुई है। अब ये बात वो पार्क को बैठकर बता रहा था और पार्क उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो चुके हो। पर क्या करें, हमारा हीरो वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। कहता है कि क्या धरती पर ऐसी कोई लड़की होगी जिसे मैं शादी का बोलूं और मुझे रिजेक्ट कर दे। इम्पॉसिबल। बल्कि वो खुद से ही ये सोच लेता है कि एक्चुअली वो प्रॉपर प्रपोजल चाहती होगी शादी का, या फिर ये चाहती हो कि पहले डेट करे फिर शादी करे। इस तरह का प्रपोजल उसे चाहिए नहीं होगा ना। उधर किम सू के घर पर ली योंग के वापस जाते ही जीरान पहुंच जाती जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा ली योंग से क्या रिश्ता है। वो आगे से उसे समझा देती है और कहती है कि मैं उसे 9 साल से जानती हूँ, आज तक उसने किसी लड़की को डेट नहीं करा और इसकी वजह जानती हो क्या है, क्योंकि वो इतना परफेक्ट है कि उसे कोई लड़की खुशी नहीं दे सकती। जबकि उधर पार्क यहाँ पर ली योंग को कहने की कोशिश करता है कोई बात नहीं नई सेक्रेटरी आ जाएगी और अगर तुम इतने ही ऑब्सेस्ड हो उससे तो खुद से क्वेश्चन करो कि तुम उसे एज अ सेक्रेटरी लाइक करते हो या फिर एज अ वुमन। अब ली योंग फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं था और वो कहने लगता है कि पता है वो बिल्कुल एक टेलर मेड सूट की तरह से है, ऐसी सेक्रेटरी जो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। जबकि उधर किम मिसू आज अपनी डायरी पढ़ रही थी जिसमें उसने अपने बचपन के स्वीट हार्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था।
वेल अब नेक्स्ट डे से जिया काम पर आ जाती है और जिया की ट्रेनिंग जब किम मिसू कर रही थी तो पुरानी फाइल्स में उसे एक फोटो दिखती है जो कि 9 साल पुरानी थी। ये वो समय था जब उसने ली योंग के साथ नया नया काम स्टार्ट किया था। वो उसके साथ कुछ अरसे यूएसए में जाकर रही थी उसकी सेक्रेटरी के तौर पर, लेकिन वहां पर वो उसे छोटी छोटी गलतियों पे बहुत डांट दिया करता था। इसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो गई थी और एक दिन चिल्लाकर बोली थी कि क्या आपको पता भी है मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, 2-3 घंटे सोती हूँ, यहाँ से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? और आगे से ली योंग ने कहा था नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। यहाँ पर बेचारी किम का बहुत मन करता था वो जॉब छोड़ने को, लेकिन वो क्या करती, वो लोन्स में दबी हुई थी और इसी वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ सकी और उसने खुद को भी उसी की तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश की और एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी बन चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पे अपने कोलीग्स को कहने लगती है कि मैं तो थोड़े अरसे बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तो आप लोगों को एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं और आज शाम को वो लोग इकट्ठे डिनर पर जाएंगे। ये बात उनका बॉस भी सुन लेता है और एक तरफ तो वो बेचारा खुद उसके जाने में देवदास बना बैठा था और दूसरी तरफ वो लोग पार्टी कर रहे थे। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अब शाम को वो सारे लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में जाकर और बस वो लोग अपनी ही मस्ती में वहाँ बैठे हुए थे कि वो अचानक से देखते कि वहाँ पर कोई आ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्ट था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे देखकर यहाँ पर लोग खुश होने की बजाय अनईजी फील करने लगेंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं ली योंग को प्यार हो चुका था, वरना वो मिस किम के पीछे इतने सस्ते से रेस्टोरेंट में क्यों आता? वो तो हमेशा ब्रांडेड जगहों पर जाता था। अब यहाँ पर वो अपने बॉस को खुश करने के लिए कहने लगते हैं कि क्यों ना हम कॉम्प्लीमेंट गेम खेलें। अब ये सुनते ही ली योंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलने वाले हैं। लेकिन गेम स्टार्ट होती है जिया से और वो यहाँ पर बॉस का कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय इस किम की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी तरह से मुझे ट्रेन कर रही है। और तो और जब किम मिसू की बारी आती है तब यहाँ पर ली योंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बहुत सारी तारीफें करेगी जाते जाते, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि आज मैं पहली दफा खुद की तारीफ करना चाहती हूँ कि मैंने ये 9 साल बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। अब ये सुनते ही ली योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम कहीं और चलें, और वो लोग क्रॉ के चले जाते हैं। और ये देख देख कर ली योंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किम कितनी खुश नजर आ रही है यहाँ से जाते हुए, पर फिर भी किसी तरह से ली योंग ये सारा कुछ बर्दाश्त करता है। और तो वो आज किम को खुद घर तक वापस छोड़ने के लिए भी आया था और उसे जाते जाते कहता है कि देखो कितनी मुश्किल में मैंने ये सारा समय तुम्हारे साथ बिताया, तुम्हें खुशी तो बहुत हुई होगी। और यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि इस माहौल में किम बेचारी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो खुश क्या होती। वो उसे कहने लगता है कि आपसे तुम्हारी रोजाना की लाइफ ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि मैं स्वीट सा इंसान तुम्हें अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर किम मिसू जरा भी लिहाज नहीं करती, तुरंत ही उसे कह देती है सर यू आर नॉट माई टाइप, मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान से डेट करूंगी और उसी से ही शादी। अब यहाँ पर वो ऊपर तो चली गई थी लेकिन योंग को बहुत गुस्सा आया था। वो मैसेज पर सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। नीचे गाड़ी के पास खड़े हुए ही उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की। वो भी आगे से कोई लिहाज नहीं रखती, ऑफ कोर्स जॉब छोड़ने वाली थी। उससे कह देती है कि आप कितने सेल्फिश इंसान हैं, सारा दिन आप शीशे में अपनी शक्ल ही देखते रहते हैं। और तो आपको पता भी है ये 9 साल मैंने कैसे बिताए हैं। क्या मैं अपनी सारी लाइफ इन 9 सालों की तरह एग्जॉस्टिंग करना चाहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं और बहुत इनकंसिडरेट इंसान है। अब वो जाते जाते उसे सिर्फ इतना ही रिप्लाई करता कि 2 लोग मुझे इनकंसिडरेट नहीं कह सकते, एक तुम और एक मेरा भाई। अब बेचारा ली योंग घर आता है तो उसे आज बहुत बुरा सपना आता है और उसकी वजह से उसे रात को फिर से नींद नहीं आई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी टाई को देखकर उसे दोबारा से किम मिसू की याद आने लगती है। उसने पहले दिन जब उसे टाई बांधी थी तो वो बहुत डरी हुई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने टाई नहीं पहनी हुई थी तो यहाँ पर किम मिसू उसके पास आती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है और कहता है ये सब करने की अब तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारे 9 इयर्स की स्ट्रगल का थैंक यू, बस 1 महीना और गुजार लो, तब तक वो लड़की ट्रेन हो जाएगी, तुम जा सकती हो। अब वो सारा दिन मीटिंग्स पर और हर जगह उसे इग्नोर करता रहता है और नई वाली सेक्रेटरी जिया को इम्पोर्टेंस दे रहा था। एक दोस्त से गलतियां होती हैं तो किम को ये डांट पड़ती है कि तुम उसे सही से ट्रेनिंग दो, लेकिन जब जिया उसके पास आती है और उसे टाई बांधने की ऑफर करती है तो वो तुरंत ही इनकार कर देता है और लगता है कि आज से पहले उसने किम मिसू के अलावा खुद के करीब और किसी को नहीं आने दिया था। वेल अब नेक्स्ट डे किम अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाती है। वहाँ पर एक क्वेश्चनेयर उसके पास आया था जिसमें यही लिखा हुआ था कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाएं तो आपके क्या क्या सपने हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चनेयर किसी और ने नहीं बल्कि ली योंग ने ही अरेंज करा था। वो ये जानना चाहता था कि किम मिसू के कौन कौन से सपने हैं डेटिंग से रिलेटेड और वो पूरे करके दिखाएगा उसे।
दूसरी तरफ किम सू को दिखाते हैं। एक्चुअली वो खुश तो बहुत थी, जॉब छोड़कर उसे रिलीव्ड फील हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जिस तरह से खुद को इग्नोर होते हुए देख रही थी सेक्रेटरी जिया के सामने, उसे बहुत बुरा फील होता है। कहीं ना कहीं जेलसी तो उसके अंदर भी जल रही थी। अब नेक्स्ट डे वीकेंड था और यहाँ पर मिस्टर पार्क उसे कॉल करता है, एक जगह पर बुलाता है कि इम्पोर्टेंट काम है तुमसे। वो वहाँ पर जाकर खड़ी होती है, लेकिन पता चलता है कि पार्क तो सिर्फ एक बहाना था। वहाँ पर ली योंग ने उसे बुलाया था। वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो जॉयलैंड के बाहर की जगह थी और मिस्टर परफेक्ट स्माइल करता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये सारा का सारा फनलैंड उसने आज बुक करा लिया था सिर्फ और सिर्फ किम मिसो के लिए। वो उसके साथ राइड्स पर बैठता और उसे बहुत सारा एंजॉय कराता है। यहाँ पर उसने किम के फेस पर जो स्माइल देखी थी तो वो देखकर उसे लगने लगा था कि शायद इसी को ही ये जिंदगी जीना बोल रही थी, जो कि पिछले 9 ईयर से जी नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद वो उसे एक स्पेशल सा डिनर भी कराता है और अपने हाथों से उसे मीट भी प्रिपेयर करके देता है। ये सब देखकर किम मिसू काफी हैरान हुई थी। वो उससे पूछती भी है कि सर आप ठीक तो है, ये सब मेरे लिए क्यों? वो आगे से कह देता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, 9 साल मेरे साथ काम किया है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक फेयरवेल देना चाहता था, बस यही बात है। यहाँ पर ली योंग उसे अपने बचपन की भी कुछ बातें बताता है और कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट था, मैंने 2 ग्रेड्स स्किप किए थे और 1 के बाद मैं सीधा 4 में जंप कर गया था। यहाँ पर वो उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है तो वो सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ही इज अ टोटल ट्रैश। अब फाइनली वो उसे अपने साथ एक याcht पर लेकर जाता है और यहाँ पर वो देखती है तो फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और बस किम के फेस पर स्माइल देखकर ली योंग भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ठंड बहुत थी तो वो अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है, लेकिन वहां से वापस जाते समय ली योंग के फेस पर जो मिस्टीरियस स्माइल थी वो देखकर किम को अंदाजा हो जाता है। वो उसे बहुत सालों से जानती थी, जो जो कल उसने क्वेश्चनेयर में लिखा था वो सारा कुछ आज बिल्कुल सीक्वेंस में पूरा हो रहा था। वो समझ जाती है कि ये ली योंग ने ही कल कराया था। अब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है और फिर उसे रोकता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा स्टफ टॉय भी लेकर आया था और यही वो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसने सर्वे में बिल्कुल इसी तरह की बातें लिखी थी। और जैसे ही वो जाने लगती है उसे थैंक्स करके वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अब ये एक लास्ट विश तुम्हारी मिसिंग है, और वो थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को एक लॉन्ग किस करना चाहती है डेट के बाद। वो ये किस उसे करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बीच में उसी टॉय को लेकर आ गई थी और उसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये बात सच है कि आज किम का डे बहुत मेमोरेबल बन गया था ली योंग की वजह से। उसके बाद किम सो एक सपना देखती है, उसमें वो अपने बचपन के स्वीट हार्ट को देख रही थी। उसका उसे फेस भी नहीं याद था और ना ही उसका नाम, सिर्फ इतना पता था कि उसका सरनेम ली से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर किम देखती है वो स्टफ टॉय, उसके साथ एक और गिफ्ट भी है और उसमें एक बहुत ही कीमती नेकलेस था। वो समझती है कि शायद सर गलती से यहाँ पर रखकर भूल गए हैं। वो उनको वापस देने के लिए आती है, लेकिन वो मानता ही नहीं है कि मैंने वहाँ रखा है। बोलता है कि उस काओ का ही होगा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था, तुम रख सकती हो। लेकिन आज इतना जरूर होता है कि जैसे ही किम उसकी टाई ठीक कर रही थी तो ली जोंग का हार्ट फ्लटर करने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और जब वो देखता है कि किम ने वही नेकलेस पहन भी लिया है और वो बहुत खुश नजर आ रही है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। आज किम ने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था और ये बात उसकी कुछ कोलीग्स भी सुन लेती हैं और फिर वो जंगल में आग की तरह ये खबर पूरे ऑफिस में फैला देती हैं और जिया के मुंह से यही बात स्लिप हो जाती है ली योंग के सामने कि आज वो जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट थी। ये सुनते ही वो बहुत जेलस हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है पार्क के पास कि कल तो इतनी अच्छी डेट मेरे साथ बिताई थी, आज ब्लाइंड डेट पर चली गई, क्या ये लड़की पागल है? लेकिन किम मिसू भी जिस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी वो किसी नमूने से कम नहीं था। वो तो अपने बॉस से जान छुड़ा रही थी, लेकिन यहाँ पर भी उसे एक साइकोपैथ ही मिला था और इस डेट को देखने के बाद उसे बस वही डेट याद आ रही थी जो उसने कल ली योंग के साथ बिताई थी। अब ऐसे परफेक्ट इंसान के बाद उसे आसानी से कोई और पसंद आने वाला तो था नहीं। अब यहाँ पर एक दफा वो उसके फेस से कुछ रिमूव कर रहा था कि उसकी एक कोलीग खड़े होकर उनकी फोटो ले लेती है जो इत्तेफाक से वहां से गुजरी थी। यही फोटो उसने ग्रुप में शेयर कर दी थी और मिस्टर पार्क तक पहुंच गई थी। पार्क वो फोटो जैसे ही दिखाता है ली योंग को तो बस उसकी शक्ल देखने वाली थी कि मुझ जैसे मिस्टर परफेक्ट को छोड़कर ये इस लंगूर के साथ फिर रही है, वो भी इतना रोमांटिक सीन करते हुए। और बस वो भी वहां से तुरंत ही भाग पड़ता है उसी पॉइंट की तरफ। यहाँ पर किम से रेजिस्ट नहीं होता जब वो ब्लाइंड डेट वाले बॉय की टाई को देखती है कि वो ठीक से फिक्स नहीं है। उसे आदत थी हर चीज परफेक्ट करने की, वो उसकी टाई को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी
और उसी टाइम पर उस पर इतनी जोर से ली योंग चिल्लाता है कि वो उसकी टायर ठीक करते करते लगता है कि उसे फंदा डालने लगी थी। इतने में एक पत्ता आकर गिरता है ली योंग की पॉकेट में और वो दोबारा से कहने लगता है कि इस पत्ते की जुर्रत कैसे हुई मुझ जैसे परफेक्ट इंसान का सूट खराब करने की। अब इतने में वो घर पर आती है तो उसकी सिस्टर से वो यही बातें डिस्कस कर रही थी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारा बॉस जिस तरह का है मिस्टर परफेक्ट, उसे प्यार तो हो नहीं सकता, उसे एक्चुअली पोजेसिवनेस है। कोई भी चीजें अमीर लोग चाहें कि हमारे पास रहे तो उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और वैसे भी ये जो नेकलेस उसने तुम्हें गिफ्ट किया है ये तो लगता है बिल्कुल डॉग कॉलर है। तुम्हें वो यही रियलाइज कराना चाहता है तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। वेल अब नेक्स्ट डे जब वो काम पर आती है तो हमें पता चलता है कि उसका एक क्रश है और वो क्रश है एक बहुत बड़ा ऑथर जिसका नाम है मॉर्फियस। है तो वो कोरियन ही, लेकिन उसका असल नाम कोई नहीं जानता और ना ही उसने कभी अपनी अपीयरेंस दी है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मॉर्फियस वापस कोरिया आ रहा है और ये मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सियोंग है, ली जोंग का बड़ा भाई। और उसके बाद ली जोंग को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके ऑफिस में किसी ने केबल टाइज लगा दी थी। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसे इस चीज का फोबिया था और ये काम उसकी नई सेक्रेटरी का था। किम उससे कह देती है कि आइंदा तुमने इस चीज का खास ख्याल रखना है क्योंकि बॉस के साथ शायद कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जब भी केबल टाइज देखता है तो बेहोश हो जाता है। आज जब वो उसे इस हालत में देखती है तो उसे लगता है कि मेरी सिस्टर की बातें गलत हैं, ये पोजेसिवनेस नहीं है, शायद वाकई से मेरी जरूरत है। वेल अब नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में एनुअल सपोर्ट्स डे था और ली जोंग को जीतने वाले लोग बहुत पसंद थे और इसी बात की वजह से किम हमेशा ही हर गेम में विन कर जाती थी क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी थी। लेकिन यहाँ पर जब 3 लेग रेस का टाइम आता है तो मिस किम का एक पार्टनर बन गया था जो कि उसके बहुत क्लोज आ रहा था और वो हैंडसम भी बहुत था उनके ऑफिस में। और ली योंग की तो हालत देखने वाली थी उन दोनों को इतने क्लोज देखकर। और तो और जब वो विन कर लेते हैं रेस तो सारे लोग उनको देखकर यही कह रहे थे कि कपल लग रहे हैं, इनको डेट करनी चाहिए। ये देख देख कर ली योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये हमारे ऑफिस का लास्ट स्पोर्ट्स डे था, अगले साल से ये बैन है। अब गुस्से में वहां से जाते हुए उसका पैर सीढ़ियों पर किसी चीज से टकरा गया था और इंजरी हो गई थी। यहाँ पर किम उसके पास आती है उसका ख्याल रखने के लिए। अब वो उसी का सहारा लेकर वहां से जाने लगता है और वो उसे घर तक ड्रॉप करती है। अब वो उसके पैर पर जब हॉट पैक लगा रही थी तो उसने देखा तो वहाँ बहुत बड़ा स्कार है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं बॉस को इतना बड़ा घाव कहाँ से लगा होगा। और वो तो गुस्से में उसे बातें लगाने लगता है कि तुम्हारे कोई कितना भी क्लोज आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ जीतना है चाहे जैसे भी हो। और वो खुद भी उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और बस इसी चक्रों में सेक्रेटरी की सीधी उसके ऊपर जाकर गिर गई थी और यहीं पर वो लोग काफी देर एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। वेल अब मिस किम एम्बैरस हो जाती है और उसके लिए आइस पैक लेने चली गई थी। वो जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि ली योंग सो चुका है, लेकिन सपने में वो उस टाइम पर डर रहा था और लग रहा था कि जैसे सपने में वो किसी विची टाइप की लेडी को देख रहा हो। अब वो उसे जगा देती है और वो उससे कहने लगता है कि क्या आज रात तुम यहीं सो सकती हो। अब किम के माइंड में पता नहीं क्या आ रहा था। वो कहने लगती है कि सर आप कौन सा छोटे बच्चे हैं, हर कोई डरता है सपनों में, अब ये तो नहीं कि आप मुझे बेड पर ही सुला लेंगे। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं गेस्ट रूम में सोने की बात कर रहा हूँ, तुम कई दफा यहाँ सो चुकी हो जब ओवर टाइम किया करती थी मेरे घर पर आकर। लेकिन इतने में उसे एक कॉल आती है ली योंग को और वो थी उसके भाई सियोंग की, जो सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो उसी टाइम पर किम को कह देता है कि सॉरी तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने किम को इसलिए भेजा था क्योंकि सियोंग उसके घर पर उससे मिलने के लिए आ रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि किम सियोंग के सामने आए। अब इसकी क्या वजह है ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि सियोंग वापस अपने भाई से दोस्ती करना चाहता था और कहता कि वो इंसिडेंट भुला दो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। ली योंग का यही कहना था कि तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले। बस वो लोग बचपन के किसी दुर्घटना को लेकर एक दूसरे को ही दोष दिए जा रहे थे। वेल अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हर किसी की दौड़ें लगी हुई थी क्योंकि उनकी कंपनी ने एक आर्ट सेंटर की ओपनिंग करनी थी और डेट 1 महीना पीछे हो चुकी है। वेल अब सेक्रेटरी किम के साथ ली योंग आज जाता है उसी ओपनिंग के सिलसिले में एक लाइब्रेरी का विजिट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पावर आउटेज हो जाता है। यहाँ पर ली योंग बहुत मैनली एक्ट करने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर सुरक्षा करेगा किम की, लेकिन मुड़कर देखता है तो उसके फेस पर टॉर्च की रोशनी होने की वजह से वो बहुत हॉरिबल लग रही थी। वो डरता है तो किम उससे कहती है कि आपने कितने क्यूट फेसेस बनाए अभी, लेकिन ली योंग का कहना था कि मैं क्यूट नहीं, मैं माचो हूँ माचो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर बाद आनी थी तो लोग लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और कुछ देर कुछ स्टडी करने लगते हैं। ली योंग यहाँ पर देख रहा था कि एक रोमांटिक बुक पढ़ते हुए किम के फेस पर जो स्माइल आई थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब वहाँ से वापस जाते समय
किम उसे लीड कर रही थी। यहाँ पर वो कहीं पीछे न रह जाए तो किम उसका हाथ पकड़ लेती है। एक लम्हे को ली योंग रुक गया था। किम को लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया था, लेकिन नहीं। वो जैसे ही उससे हाथ छुड़ाती है वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अब की बार वो खुद उसे लीड कर रहा था। और जब वो बाहर आता है तो ऑफिशियल्स उससे अपोलोजाइज कर रहे थे कि पावर आउटेज थोड़ी लंबी ही हो गई, लेकिन आज ली योंग उनको माफ कर देता है, सेकंड चांस दे देता है ये कहकर कि गलतियां तो सबसे होती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम उसने मिस किम के साथ काफी एंजॉय किया था। अब किम से इम्प्रेस होकर ली योंग भी रोमांस से रिलेटेड एक दो बुक्स उठाकर ले आता है। वो पढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इन दी एंड यही कहता है कि लव ये लॉजिकल नहीं लगता। उधर किम को आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी लाइब्रेरी की ओपनिंग पर वो किसी बड़े ऑथर को बुलाएं, और यहाँ पर यही आइडिया वो जाकर बॉस से शेयर करती है। बॉस तो कहने लगता है कि हैरी पॉटर के राइटर को बुला लेते हैं, लेकिन वो आगे से सोचती है कि क्यों ना किसी कोरियन को बुलाया जाए, लेकिन वो मॉर्फियस का नाम उसके सामने नहीं लेती, क्योंकि वो पहले से उसे कॉन्टेक्ट करके बात डिस्कस करना चाहती थी, और उसके बाद वो अपने बॉस को एक सॉलिड सबूत के साथ ही प्रपोजल देती। और इतने में आज फिर ली योंग का मूड खराब हो जाता है। वो तुरंत ही मिस किम को वहाँ से भेज देता है जब उसे पता चलता है कि सेयोंग उसके ऑफिस में आ रहा है। लेकिन जैसे किम वापस आ रही थी तो उसकी सेयोंग से टक्कर हो जाती है। सेयोंग उसे दूसरी दफा देख रहा था। पहली दफा उन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब किम लास्ट नाइट ली योंग के घर से बाहर जा रही थी। उसके लेसेस खुले होने की वजह से सेयोंग ने उसके लेसेस भी बंद किए थे, और वो पहली दफा से काफी स्वीट लगा था। आज सेयोंग उसका नंबर भी मांगता है कि देखो हमारी बार बार मुलाकात हो रही है, लेकिन वो उसे एक फेक नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ली योंग हिम्मत करके किम के पास आता है और कहता है इटालियन फूड के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन आगे से किम कहती है कि नहीं सर, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कहीं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। तो वो आगे से कहने लगता है मैं कौन सा तुम्हें खुद के साथ लंच पर इन्वाइट कर रहा था, ये कह रहा था कि इटालियन फूड कभी ट्राई करके देखना, अच्छी होती है। वेल अब उसके बाद ली योंग पार्क के साथ शाम को एक बार में बैठा हुआ था, और यहाँ पर वो बार बार वाइन को बहुत प्यार से देख रहा था। पार्क को लगता है कि मेरी चूज की हुई वाइन तुम्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन वो स्माइल करके कहता अरे नहीं, मैं तो ग्लास में खुद के शैडो को देख देख कर खुश हो रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद किम को फाइनली मॉर्फियस का ईमेल एड्रेस मिल गया था, और वो उसे लाइब्रेरी ओपनिंग के लिए एक प्रपोजल दे देती है। जबकि नेक्स्ट डे ऑफिस में सेक्रेटरी किम देखती है कि ली योंग की टाई ठीक नहीं है, तो वो आगे बढ़कर उसकी टाई ठीक करती है। वो इतनी क्लोज आ गई थी कि दोबारा से ली योंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो जैसे ही वहां से जाती है तो वो सोचने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, पहले तो मेरी धड़कन ऐसे तेज नहीं होती थी, लगता है मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि मम्मी चाहती थी कि उनके दोनों बेटों की आपस में सुलह हो जाए, लेकिन बेटे थे कि मानते ही नहीं थे। यहाँ पर वो जाती है किम के पास और पहले अपने बेटे का स्केड्यूल चेक कराती है, और उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर अपना हैंड बैग छोड़ जाती है और किम को कहती है कि ली योंग को कह देना मैं यहाँ भूल गई थी, वो देने के लिए शाम को घर पर जरूर आएगा। अब वो शाम को घर तो चला जाता है, लेकिन वो अपने भाई से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा था। मम्मी डैडी ये सब लेकर काफी परेशान थे। सेयोंग ने मम्मी डैडी के थ्रू ये भी सुना था कि इसकी एक सेक्रेटरी किम है जो कि 9 साल से इसके साथ है, लेकिन वो जानबूझकर उसे उसके सामने नहीं आने दे रहा। वो जाता है ली योंग से कहता है तुम जानबूझकर उसे मुझसे छुपा रहे हो ना, लेकिन ली योंग कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं, और बस फिर वो अपने बचपन की पुरानी बातें याद करने लगते हैं, और इसी को लेकर दोबारा से उनकी लड़ाई हो जाती है। सेयोंग कहता है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, लेकिन ली योंग का कहना था कि नफरत शब्द बहुत छोटा है तुम्हारे लिए। इस बात पर सेयोंग उसे एक पंच दे मारता है। अब यहाँ पर ली योंग छोटा भाई था, वो भी उस पर हाथ उठाने लगता है कि इतने में मम्मी डैडी आ जाते हैं, और मम्मी की आंखों में आंसू देखकर ली योंग अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब उसके बाद ली योंग तुरंत ही जाता है सेक्रेटरी किम के घर के बाहर। वो उस वक्त बाहर से शॉपिंग करती हुई घर आ रही थी। वो देखते ही परेशान हो जाती है कि ये क्या, बॉस को तो चोट लगी हुई है, और वो भी उनके फ्लॉलेस फेस पर। वो उसका हाथ पकड़ती उसे अंदर ले जा रही थी बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन घर की हालत बहुत मैसी थी। उसे बाहर धक्का देती है और 1 मिनट में सारा घर किसी तरह से समेट के वापस बाहर आती है। उसे बिठाकर जब वो उसे बैंडेज लगा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए थे। यहाँ पर वो सर को ऑफर करती है कि आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना दूं, मैं खुद के लिए बनाने लगी थी। उसने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी वो यस कर देता है। यहाँ पर वो उसकी बुक्स देख रहा था जो कि ज्यादातर लव से रिलेटेड थी। वो डेटिंग और लव को स्टडी करना चाहती थी। यहाँ पर वो उसके स्टफ टॉय को उठाकर सीधा करने वाला था, लेकिन उसके नीचे तो उसके अंडरगारमेंट्स उसने छुपाए हुए थे। तो वो भागती हुई आती है, उसे रोकती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर गई थी। यहाँ पर ली योंग उसे हक कर लेता है
और 2-4 प्यार भरी बातें बोलता है। लेकिन वो जैसे ही अलग होती है तो वो उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये सारी लाइंस उसने दिल से बोली थी। एम्बैरस होने के बाद वो सिर्फ यही कह सका। अब वो उसके साथ बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाता है और वो भी किमची के साथ मिलाकर उसे बहुत पसंद आते हैं। और तो और वो जाते हुए उसे थैंक्स भी करता है। सेक्रेटरी किम ने उसके मुंह से थैंक्स का शब्द बहुत कम ही सुना था, वो टची हो जाती है। जबकि ली योंग के जाते ही किम के पास उसकी सिस्टर आ जाती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर ली योंग आया था तो वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम उसके लिए फॉल कर रही हो तो इतना बता दो कि तुम दोनों एक अलग दुनिया से हो, इसलिए उसके पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं। इवेंचुअली तुम्हारा सिर्फ दिल ही टूटेगा। जबकि उधर ली योंग भी पार्क के पास बैठा हुआ था और उससे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मशवरे ले रहा था, लेकिन ये नहीं बताता कि मेरे और किम के बीच हो रहा है। सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरे कजन के क्लास फेलो के साथ हो रहा है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही किम उठती है वो देखती है नीचे मिस्टर ली योंग अपनी कार लेकर आए हुए थे। वो देखकर सरप्राइज रह जाती है। वो उसे पिक करने के लिए आया था। वो आती है, उसका पैर लड़खड़ाता है और वो उसकी बाहों में जाकर लैंडिंग करती है। यहाँ पर एक रोमांटिक सीन तो क्रिएट हो ही गया था, लेकिन उसके बाद किम को लगा था कि मुझे अपनी ड्राइवर बनाने के लिए आया है, ड्राइवर की छुट्टी होगी। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, आज मैं ड्राइव करूंगा और खुद उसके लिए दरवाजा भी खोलता है कि तुम यहाँ बैठोगी। उससे कहने लगता है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो। ये सुनकर वो जैसे ही शर्माती वो तुरंत ही कवर करने के लिए कह देता है कि तुम कपड़े बहुत रिपीट करती हो, यही वाला ब्लाउज तुमने पिछले हफ्ते 2 दफा पहना था। वो उसे नोटिस तो बहुत करता था, लेकिन सिर्फ ये कह देता है कि मेरी मेमोरी बहुत रिमार्केबल है। और तो और आज ऑफिस में भी वो उससे खुद से पीछे नहीं बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलने दे रहा था। अब एक दफा वो एक पेपर को उठा रही थी कि पेपर से उसके हाथ पर कट लग जाता है। वो फौरन ही उसे बैंडेज लगाता है और कहने लगता है कि आइंदा से मैं टैबलेट पर ही पढ़ लूंगा, पेपर्स बहुत डेंजरस होते हैं। उधर किम को पता चलता है कि आज उसे एक विजिटर मिलने के लिए आया है। वो देखती है जाकर तो वही लड़का था जिससे उसकी 2 दफा टक्कर हुई थी। वो उस पर गुस्सा करती चिल्लाती, उससे पहले ही वो कह देता है कि आपने ही तो मुझे इनवाइट करा था, मैं मॉर्फियस हूँ। अब किम के सामने उसका आइडल खड़ा हुआ था, उसका आइडियल ऑथर। वो उसके साथ कुछ डीलिंग से रिलेटेड बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पर पहली ही नजर में सियोंग ने नोटिस कर लिया था कि उसे फ्लावर्स से एलर्जी है। वो वहाँ से फ्लावर्स उठवा देता है और ये बात देखकर वो काफी हैरान हुई थी। उसके बॉस को तो इतने सालों में पता नहीं चला था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक ऑथर था और छोटी छोटी चीजों पर नजर रखा करता था। जबकि उधर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं ली योंग में बहुत बदलाव आ रहा था। एक दफा उसके खाने में स्टोन निकल आता है। पार्क को तो लगा था कि इस रेस्टोरेंट की अब खैर नहीं, लेकिन वो कहने लगता है कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब बार बार लियोंग को एक ही ख्याल आ रहा था। वो चाहता था कि जैसे मिस किम चाहती है कि वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को डेट करे, मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, मैं ऑर्डिनरी बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अब वो सोचने लगता है कि ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट्स कौन से होते हैं और इसी बारे में वो अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रहा था कि यहाँ पर कुछ कोलीग्स आती हैं जो कहने लगते हैं कि हमारे बॉस काम करते हुए कितने सेक्सी दिखते हैं। और आज वाकई किम ने भी उसे इसी नजर से देखा था। वो उसे दिन ब दिन अट्रैक्टिव लगने लगा था। थोड़ी देर बाद वो किम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शाम को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा ली है, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो मैं कुछ दिनों से तुम्हें कहना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही किम की भी धड़कनें तेज हो जाती है। वो तुरंत ही जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस शॉपिंग करके आ जाती है। वो जैसे ही रेडी होकर आ रही थी तो सियोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील फाइनल करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में उससे मिलना चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वो कहता है कि मैं उस लोकेशन के बहुत करीब हूँ, बस 5 मिनट लूंगा। जबकि अंदर हमें दिखाते हैं कि ली योंग ने एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट बुक कराया हुआ था और वहां पर उसने सारी तैयारी की हुई थी कि आज उसने अपने दिल की बात किम से कर देनी है और उसने प्रपोजल के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। लेकिन उसी टाइम पर किम बाहर सियोंग के साथ खड़ी थी और वो उसे एक बुक भी दे रहा था, अपनी नई बुक की कॉपी। उसी टाइम पर ऊपर से ली योंग पहुंच जाता है और चिल्लाता है, उसकी बुक उसे वापस करता है और पकड़कर किम को अंदर ले जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझसे मिलने आई थी। लेकिन जब वो बताती है कि यही मॉर्फियस है जिसे मैं ओपनिंग सेरेमनी पर इनवाइट करना चाहती हूँ तो वो कहता है कि नहीं, ये कभी वहां नहीं आएगा और मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद वो ये कहती हुई वहां से चली जाती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं तो अब मैं यहाँ पे नहीं ठहरना चाहती। लेकिन उस बेचारे ने बहुत कुछ रेडी कराया था जो कि सारा कुछ रुइन हो जाता है। अब उसके बाद सियोंग जाता है और ली योंग से कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को तुमसे चुरा लूं क्या, यही डरते हो ना। लेकिन ली योंग उससे कहने लगता है कि तुम इतने कैपेबल नहीं कि मुझसे कुछ चुरा सको।
अब नेक्स्ट डे किम का मूड बहुत खराब था। ऑफिस में जाकर उसे पता चलता है कि बॉस ने मॉर्फियस को ही सिलेक्ट कर लिया है ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाने के लिए। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है कि कल तो इतना गुस्सा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ली योंग को रियलाइज हो गया था कि बिजनेस और पर्सनल मैटर्स को साइड पर रखना चाहिए, और वैसे भी उसे मनाने के लिए किम ने बहुत मेहनत करी थी। वो गुस्से में जाती है और जाकर ली योंग को कह देती है कि आप हमेशा से ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। कल इनकार किया था, आज यस। ठीक है, आप बॉस है, मुझे कुछ एक्सप्लेन ना करें, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि आइंदा हमारे बीच फासला रहना चाहिए। प्लीज लाइन क्रॉस मत करना, क्योंकि मैं और निराश नहीं होना चाहती। अब उसके बाद वो सारा दिन ऑफ कोर्स लियोंग के लिए काम तो करती रही, लेकिन उसे इग्नोर भी करती थी। वो जानबूझकर अपनी टाई भी खराब करता, वो भी ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में गॉसिप्स के थ्रू पता चलता है कि मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि सेओंग है, जो कि मिस्टर ली योंग का बड़ा भाई है, और इनके बीच हमेशा लड़ाई रही है, तो वो समझ जाती है कि ली योंग की अपनी रीजंस थी। उधर ली योंग वो भी दिल पर पत्थर रखकर सोच रहा था कि किसी तरह से उससे अपोलोजाइज कर ले, लेकिन क्या करता, ईगो बीच में आ रही थी। आज तक उसने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला था, लेकिन एक दफा हिम्मत करके वो किम के पास जाता है और उसे रोक कर कहता है कि मिस किम, मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ, आई एम सॉरी। कल मैंने गुस्से में आकर बहुत रिएक्ट कर दिया था और तुम्हें हर्ट करा। अब किम ने पहली दफा उसके मुंह से अपोलोजाइज का शब्द सुना था, और वो भी खुद के लिए। वो दिल बड़ा करके तुरंत ही उसे माफ कर देती है। आज वो दोनों ओवर टाइम कर रहे थे, और यहाँ पर किम जब उसके बाजू में बैठी हुई थी तो उसे थोड़ी देर तक देखता रहता है, और फिर उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे कहा था मैं लाइन क्रॉस ना करूं, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टीर करना चाहता हूँ। अब वो उसके क्लोज आता है, लेकिन जैसे उसे किस करने वाला था, पता नहीं क्या होता, शायद उसकी ईगो बीच में आती है, वो बस उसकी चेयर को पीछे पुश कर देता है। अब उसके बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस भी होता है, लेकिन किम को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसे लगता था कि ये इंसल्टिंग है। एक्चुअली ली योंग बेचारा तो उसे किस इस वजह से नहीं कर सका था कि वो जैसे उसके क्लोज आया था, उसे वही विच वाली लेडी दिखाई देने लगी थी, और उसने अनइंटेंशनली उस चेयर को पुश कर दिया था। यहाँ पर मिस किम तो गुस्से से बिल्कुल एक विच लग रही थी। ली योंग बहुत डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये सब गलती से हुआ है। लेकिन किम कहती है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि तुम एक नार्सिसिस्ट हो, जिसे अपने अलावा किसी और से प्यार हो ही कब सकता है। और हाँ, इस किस को मैं ऐसे ही लूंगी जैसे किंडरगार्टन में एक दफा एक बच्चे ने मुझे जोक के तौर पर किस की थी। अब वो उसको एक केजी का बच्चा कह रही थी। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी मिस्टर परफेक्ट के लिए। और वो जाते जाते उसे गुस्से से ये भी बोलकर जाती है कि कल का दिन मैं ऑफ ले रही हूँ क्योंकि आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब यही बात जाकर वो अपनी सिस्टर से डिस्कस करती है, तो उसकी नर्स वाली सिस्टर तो कहने लगती है कि इस तरह के पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं, एक्चुअली इनको मेनली कोई वीकनेस होती है। और तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन वो देती है कि जैसे उस बेचारे में कोई डिसऑर्डर है, और मिस्टर ली योंग को शायद जरूरत है कि वो किसी अच्छे मेल डॉक्टर से अपना चेकअप कराए। और इसी बारे में रात भर किम यही सोचती रहती है कि उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, कहीं उसे किसका कोई ट्रॉमा तो नहीं है। जबकि उधर बेचारा ली योंग, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सोचने लगता है कि किम पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, उसे सॉरी भी करता है, लेकिन वो आगे से जवाब में उसे इग्नोर कर देती है। और तो और किम को इतना गुस्सा था कि उसने नेक्स्ट डे एक और एम्प्लॉय को भेज दिया था ली योंग के घर पर उसकी टाई देकर कि आज मैं नहीं आ रही तो तुम जाकर टाई बांध दो। अब उसको इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि एक लड़का मेरे इतने क्लोज आएगा, उसे वहां से भगा देता है। किम को तो लगा था आज मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन उसे बार बार हर चीज में बस ली योंग ही दिखाई दे रहा था, और कल वाली किस भी। अब वो मूड चेंज करने के लिए फनलैंड चली जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पर ली योंग उसे डेट पर लेकर आया था, तो यहाँ पर भी उसी की ही यादें आने लगती हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाते हैं कि आज सेओंग आया था कुछ डिस्कशन करने के लिए, और गर्ल्स उसे ऐसे घेर लेती है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैंस थी। ये देखकर यहाँ पर ली योंग को ख्याल आता है कि अच्छा ही हुआ कि आज किम नहीं आई, वरना वो भी इसी तरह से ऑटोग्राफ लेने के लिए घेरी खड़ी होती। अब किम अपना आधा दिन गुजार चुकी थी बोर हो के। जब वो वापस घर आती है तो देखती है दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है, वही जिसका फेस वॉश देखना ही नहीं चाहती थी। यहाँ पर ली योंग उससे कहता है कि प्लीज सॉरी, मैंने भी आज की छुट्टी ले ली है और तुम्हें चीयर अप करने के लिए आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यहाँ पर किम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो भी अकेले रहकर बोर हो गई थी, तो सोचती है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो कहती है सिर्फ एक शर्त पर आपको अपने साथ आउटिंग करने दूंगी कि आज आप मेरी मन मर्जी से चलेंगे जहाँ पर भी मैं जाना चाहूँ। ली योंग इसके लिए भी तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले तो कहती है कि मैं बस से जाना चाहती हूँ। अब पहली दफा वो बेचारा एक लोकल बस में ट्रैवल करेगा। उसने आज से पहले कभी भी इस तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करी थी। और तो और वो खुद तो बैठ जाती है और उसे खड़ा कर देती है डंडा पकड़ के। अब वो बेचारा मिजरेबली जाकर उसकी गोद में गिर जाता है, और यहाँ पर बाकी लोग उस पर बहुत टॉन्ट करते हैं कि ये कैसा लड़का है जिसे ढंग से खड़ा भी नहीं होना आता।
ली योंग इतना बड़ा सीईओ, उसके लिए तो ये डूब मरने का मुकाम था। बस में बैठे ऑर्डिनरी से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी मिस किम काफी खुश थी क्योंकि वो हिम्मत नहीं आ रहा था और तो एक बिल्कुल छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर उसके साथ खाना खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। ली योंग एक्चुअली किम के बारे में जानना चाहता था और जब उसे पता चलता है कि इसी रेस्टोरेंट में वो और उसके सिस्टर्स अक्सर आते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। एक्चुअली वो किम की खातिर खुद में बदलाव ला रहा था और ये बात किम ने भी नोटिस करी थी और आज पहली दफा वो इतना ऑब्लाइट था कि किम का भी दिल पिघलने लगता है। वहाँ से वापस जाते समय वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखती है, लेकिन उससे एक भी टॉय नहीं पकड़ा जाता। मिस्टर परफेक्ट को लगता था कि ये तो बहुत आसान काम है, तुम साइड पर हो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद उसे समझ आती है कि वो सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा है, इस काम में वो बिल्कुल जीरो है। अब उसके साथ दिन बिताने के बाद जब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है, वो देखता है कि किम के फेस पर एक स्माइल है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो कल वाला इंसिडेंट भूल गई है। ये देखकर ली योंग को भी तसल्ली हो जाती है और मिस किम के बारे में पता चलता है कि वो बहुत दिनों से अपने चाइल्डहुड लवर को तलाश कर रही है और इसी तरह से वो एक फ्रेंड के थ्रू पुराने केस को निकलवा लेती है। पता चलता है कि वो यंग ग्रुप के चेयरमैन का बेटा था जो कि उसके साथ ही किडनैप हुआ था। वो उस वक्त 4th क्लास में था और उनका बड़ा बेटा सियोंग भी उस वक्त 4th में था। यहीं पर उसे याद आता है कि ली योंग ने भी बताया था उसने 2 ग्रेड स्किप किए थे और वो अपने भाई की क्लास में ही होता था। यहीं से उसे शक होने लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ली योंग ही होगा। वो जाकर मिस्टर पार्क से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है मैं उसका फ्रेंड तो हूँ, लेकिन उसने कभी अपने बचपन की बातें मुझसे शेयर नहीं करी। एक्चुअली किम को इस वजह से शक था क्योंकि उसने उसके पैर पर स्कार भी देखा था और वो केबल टाइज से भी डरता था। उसे बुरे सपने भी आते थे, लगता था कि किसी ट्रॉमा से जरूर गुजरा है। अब वो बहुत प्यार से जाकर ली योंग को देख रही थी, पहली दफा इस नजर से कि जैसे अपने चाइल्डहुड लवर को देख रही हो। लेकिन यहाँ पर ली योंग उसे देख लेता है और खुश होने लगता है कि मेरे हैंडसम फेस को स्टेयर क्यों कर रही है। लेकिन ये सब यहाँ रुका नहीं था कि मुझसे एक्स्ट्रा पोलाइट हो गई थी और ये बात ली योंग ने भी नोटिस करी थी कि कुछ तो डिफरेंट है। अब यहाँ पर वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखता है तो सोचता है कि अपना सपना पूरा कर ही लेना चाहिए। एक दफा यहाँ से निकालकर मैं एक गिफ्ट दूंगा जाकर किम को। और उसे इस तरह से डे टाइम पर खिलौने पकड़ते देखकर बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम जॉबलेस हो लगता है। लेकिन आगे से ली योंग भी नखरे में कहने लगता है कि तुम्हारे घर की अप्लायंसेस जिस कंपनी में बनती है ना, उस कंपनी का मैं ऑनर हूँ। और फिर फाइनली वो एक टॉय कैच करने में कामयाब हो जाता है जो कि वो सीधा जाकर किम को देता है और यही बोलता है कि इसे जब भी देखना तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम के पास से जिया आकर बैठती है और उसे कहती है कि मैंने मॉर्फियस के बैकग्राउंड के बारे में सर्च किया है, बचपन में वो किडनैप हुआ था। अब ये सुनते ही किम तो शॉक्ड रह जाती है। उसने तो माइंड बना लिया था कि उसका लवर कोई और नहीं बल्कि ली योंग है, लेकिन अब ये डिटेल सर्च करके उसे लगता है कि वो शायद सियोंग होगा। वो ज्यादा परेशान नहीं होती बल्कि सीधी जाकर ली योंग से ये बात पूछ लेती है तो वो कहने लगता है कि हाँ सियोंग ही था जो बचपन में किडनैप हुआ था। वो उससे पूछती है फिर आपके पैर पर स्कार क्यों है, लेकिन लग रहा था कि जैसे ली योंग उससे कुछ छुपा रहा है या नहीं बताना चाहता। लेकिन यहाँ पर वो दुखी भी नजर आ रहा था। उसे समझ आ गई थी कि 2 दिन से ही मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही है, क्योंकि मुझे अपना चाइल्डहुड लवर समझ रही है। अब वो सियोंग से जाकर मिलती है, इस बारे में बात करती है, लेकिन सियोंग कहता है ट्रॉमा की वजह से मेरी उस टाइम की मेमोरी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, मुझे ज्यादा याद नहीं अपनी किडनैपिंग के बारे में। यहाँ पर सियोंग की बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे हमेशा ली योंग उसे बुली करता था, लेकिन ली योंग हमेशा इसके ऑपोजिट बोला करता था। सियोंग कहता है कि वही मुझे उस खंडर सी बिल्डिंग में छोड़कर चला गया था मुझे बुली करने के लिए। अब ये सारी बातें किम ने सुन तो ली थी, लेकिन पता नहीं कि उसका मन मानने को रेडी नहीं था। अब उसे कुछ ओवर टाइम करना था अपने नए इवेंट से रिलेटेड, तो वो चली जाती है ली योंग के घर पर। वहां पर उसने कुछ फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी थी उसकी लाइब्रेरी से। वो सीधा लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी फाइल दिखाई देती है जिसमें उन सारी गर्ल्स की सीवी थी जो कि सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेंट थी। लेकिन उनमें से सिर्फ किम मिसू ही क्यों सिलेक्ट हुई, जबकि बाकी सारी गर्ल्स का क्राइटेरिया उससे हाई था। वो हैरान हो जाती है और ऊपर से पहुंच जाता है ली योंग जो उससे कहता है सेक्रेटरी किम तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि तुम किम मिसो हो। ली योंग की नजरों को देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी बात के पीछे बहुत बड़े मीनिंग्स छुपे हैं, लेकिन यहाँ पर वो किम को टाल देता है कोई बहाना लगाकर। लेकिन एक्चुअली वो सोचने लगता है, उसे याद आता है कि वो तो उसके ऑफिस में एक जनरल वर्कर थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ही उसने सिर्फ किम को ही अपनी सेक्रेटरी चूज किया था और ये रीजन अभी हमसे सिर्फ राज ही रखी जाती है। आज सियोंग कॉल करता है किम को और उससे कहता है कि बचपन की कुछ यादें ताजा करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लंच पर। और यही बात मिस किम जाकर ली योंग को बताती है और उससे हाफ डे की लीव ले लेती है।
अब जब वो सेयोंग के साथ बैठी हुई थी तो सेयोंग उससे कहता है कि मुझे ज्यादा मेमोरीज नहीं है उस टाइम की, इसलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था। यहाँ पर किम को काफी बातें याद थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन ही नहीं करता कि वो ये बातें उससे शेयर करे। वो कह देती है कि मैं तो तब 5 साल की थी, बस थोड़ी बहुत बातें याद हैं, लेकिन तुम तो बड़े थे। अब जैसे ही वो वहां से वापस जा रहे थे तो ली योंग भी उनको देख लेता है। एक्चुअली वो जानबूझकर यहाँ पर आया था क्योंकि जेलसी की वजह से उससे बैठा ही नहीं जा रहा था ऑफिस में। उसके बाद ली योंग अकेले में सेयोंग से कहता है किम से फासला रखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन सेयोंग का दिल भी किम पर आ चुका था। वो उससे कहने लगता है कि बेशक वो तुम्हारी सेक्रेटरी होगी, 9 साल तुम्हारे साथ रही थी, लेकिन बचपन से वो मुझे तलाश कर रही थी, मैं ही उसके दिल में हूँ। लेट्स कम्पीट, देखते हैं किम किसको चूज करती है। अब इसी बात की वजह से ली योंग का मूड खराब था, लेकिन साथ ही साथ जैसे उसे किम के थ्रू पता चलता है कि सेयोंग और उसने प्लान बनाया है कि वो लोग उसी जगह पर जाएंगे जहां पर उन्हें किडनैप करके रखा गया था ताकि कुछ मेमोरीज वापस आ सके, तो ये बात उसे और भी बुरी लगने लगती है। अब उसके बाद वो दोनों जब एक जगह पर जाने के लिए इकट्ठे खड़े हुए थे तो उसी टाइम पर पार्क के साथ ली योंग भी एक मीटिंग के लिए जा रहा था। यहाँ पर पार्क जानबूझकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है ताकि वो ये सीन देख ना सके और मीटिंग में डिस्टर्ब ना रहे, लेकिन बाद में बहाना लगाने लगता है कि मुझे वैसे ही बचपन का खेल याद आ गया, मैंने सोचा तुम मुझे गेस कर पाओगे कि नहीं मेरे हाथों के थ्रू। अब वो लोग वहां पर जाते हैं और सेयोंग कहता है कि मैंने सुना था कि वो कोई मिस्ट्रेस लेडी थी जिसने हमें किडनैप करा था, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद भी उसे कुछ बातें याद नहीं आई थी। किम कुछ बातें जानती जरूर थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो जानबूझकर सेयोंग को नहीं बता रही। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या बुलाती थी तब, और अब उसे कहने लगता है कि तुम मुझे अब भी ओप्पा बुला सकती हो। अब वो उसके साथ जब खाना खाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे ली योंग की कॉल आ जाती है कि ऑफिस में इमरजेंसी है। वो तुरंत ही वापस पहुंचती है तो वो बाहर ही खड़ा हुआ था। ली योंग बिल्कुल जेलस नजर आ रहा था। सेयोंग को बाय बाय करते हुए ओपा कह रही थी, ये देखकर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब उसके जाने के बाद किम को लगता है कि कौन सा अर्जेंट काम था, तो वो कहने लगता है अर्जेंट काम यह है कि योमयन ग्रुप के वाइस चेयरमैन को बहुत भूख लगी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टाइम पर नूडल्स खाऊं। अब वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहां जाकर वो कहता है मेरा मूड बदल गया है, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। और फिर उससे कह देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम